यूपी में कल बीजेपी की महिला जन आक्रोश रैली। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में रैली में होंगे शामिल। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरेंगे। डिप्टी सीएम समेत मंत्रिमंडल रहेगा मौजूद। उधमपुर सड़क हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत की खबर। 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे पर पीएम मोदी ने सहायता राशि का किया ऐलान। खाई में बस गिरने से बड़ा हादसा सुबह हुआ। जेडीयू विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला। नीतीश कुमार ने कहा, फिर से पूरे बिहार का दौरा करूंगा। मेरा मार्गदर्शन पार्टी और सरकार को मिलता रहेगा। ऋषिकेश में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ। कार्यक्रम में सीएम धामी हुए शामिल। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का किया शुभारंभ। और उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 24 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। अलीगढ़, अयोध्या, गाजीपुर समेत कई जिलों में तैनात किए गए नए जिलाधिकारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। हम आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी सरकार ने विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया है। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विधानमंडल का विशेष सत्र बुला दिया गया है। 30 अप्रैल को यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया गया है। महिला आरक्षण पर प्रस्ताव पारित होगा। जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र बुलाया गया है। महिला आरक्षण पर प्रस्ताव पारित होगा। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश की राजनीति में। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया है। 30 अप्रैल को यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र बुला दिया गया है। महिला आरक्षण पर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त महिला आरक्षण को लेकर के लगातार बयान आ रहे हैं। सियासत हो रही है, चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच खबर मिल रही है विधानमंडल के विशेष सत्र को लेकर कि 30 अप्रैल को यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया गया है। महिला आरक्षण पर प्रस्ताव होगा पारित। विधानमंडल का सत्र बुलाया गया है उत्तर प्रदेश में। बड़ी खबर, यूपी सरकार ने विधानमंडल के विशेष सत्र को बुलाया है। और इस दौरान 30 अप्रैल को बता दें, यूपी विधानमंडल के विशेष सत्र में मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें महिला आरक्षण बिल को लेकर सबसे पहले इसमें प्रमुख रूप से चर्चाएं की जानी है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के उत्तर प्रदेश में लगातार महाअभियान चलाए गए और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीएम योगी ने किया है इस पर। आइए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर लखनऊ से। कल बीजेपी की महिला जन आक्रोश रैली की खबर मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में रैली में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की महिला जन आक्रोश रैली। सीएम योगी आदित्यनाथ रैली में शामिल होने जा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरने की पूरी कवायद। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम समेत मंत्रिमंडल मौजूद रहेगा। यानी पूरी यूपी बीजेपी इस वक्त विपक्ष को महिला आरक्षण बिल पर घेरने के लिए तैयार है। महिला आरक्षण बिल पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महा आक्रोश रैली में घेरेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम समेत मंत्रिमंडल मौजूद रहेगा इसमें। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कल भारतीय जनता पार्टी की महिला जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत दी है। रजिस्ट्री बिना फार्मर भी बेच सकेंगे गेहूं।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत दी है। क्रय केंद्रों पर गेहूं बेच सकेंगे किसान, जो जानकारी मिल रही है। किसानों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। किसान हित में योगी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। किसानों के लिए बहुत बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत दी है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को राहत दी है। रजिस्ट्री बिना फार्मर भी अब गेहूं बेचा जा सकेगा। किसानों के हित में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। किसानों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया गया है और इसमें शासनादेश जारी कर दिया गया है कि अब किसानों को कोई भी समस्या इसमें नहीं आएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। रजिस्ट्री बिना ही अब गेहूं बेचे जा सकते हैं, यानी किसान अब सक्षम होगा क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए बिना रजिस्ट्री के। उत्तर प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 24 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। प्रशासनिक सर्जरी की गई है। उत्तर प्रदेश में बड़े आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आईएएस अमित आसेरी बांदा के डीएम बनाए गए हैं। आईएएस अधिकारी ईशा प्रिया अंबेडकर नगर की डीएम होंगी। आईएएस शशांक त्रिपाठी अयोध्या के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। ये बड़े अधिकारियों के नाम जिनके ट्रांसफर किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये देखिए, सूची पूरी तरह से जारी कर दी गई है। 24 भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इनकी नवीन कार्यक्षेत्र और पुराने कार्यक्षेत्र की जानकारी इस सूची के माध्यम से हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आईएएस ईशा प्रिया को अंबेडकर नगर की जिलाधिकारी का कार्यभार सौंपा गया है। आईएएस शशांक त्रिपाठी को अयोध्या के डीएम के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं यूपी के महाराजगंज में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता करके उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की बात कर रहे हैं, जबकि संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है। वहीं पंकज चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष महिला आरक्षण बिल पर किंतु परंतु लगाकर इसे पास नहीं होने दे रहा है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि वे साउथ नॉर्थ की बात करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने संसद में सभी महिलाओं को 50% आरक्षण की बात स्पष्ट की है। और पीएम मोदी ने गारंटी भी दी है कि किसी भी वर्ग को इसमें अन्याय नहीं झेलना पड़ेगा, किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा। जिसके बाद भी विपक्ष देश को दिग्भ्रमित कर रहा है और इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। देश की सरकार चाहती है कि देश की महिलाओं को उनका अधिकार मिले, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार विरोध कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने महाराजगंज में निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को 50% आरक्षण मिले, ये बीजेपी चाहती है। अखिलेश यादव पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा अखिलेश यादव सहित समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष का कुनबा महिलाओं के हक को रोक रहा है और नहीं चाहता है कि देश की महिलाएं नीति नियंता बने, देश की महिलाएं नीति भी बनाएं। फायदा ही हो रहा है। मैं मानता हूं कि 16 और 17 अप्रैल देश का काला दिवस के रूप में देखा जाएगा। जिस 17 तारीख को इंडिया अलायंस ने महिला आरक्षण का विरोध करके बिल पास नहीं होने दिया, तो कहीं ना कहीं भारत के काले दिनों में गिना जाएगा। और साथ ही साथ जिस कुतर्क के साथ एनडीए अलायंस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, ये सब लोगों ने जो खुल करके महिलाओं का विरोध किया है, निश्चित रूप से उसका जवाब आने वाले समय में महिलाओं को मैदान में, फील्ड में देने वाली।
देखिए, राहुल गांधी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, महिला आरक्षण का तो कहते हैं कि महिला आरक्षण के हम समर्थन में हैं, लेकिन किंतु परंतु लेकिन उसमें वो जोड़ देते हैं। जहां तक साउथ की आपने बात किया है, तो गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के भीतर ही उन्होंने कहा कि इस बार डिलिमिटेशन के बाद जो 2011 की जनगणना है, उसके आधार पर हम हर प्रदेश में जितनी सीट है उसके आधार पर 50% सीट हम बढ़ाएंगे। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव रायपुर में 2 दिवसीय समीक्षा बैठक ले रहे हैं, जिसमें प्रदेश भर के नगरीय निकायों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। वहीं बैठक में राजस्व वसूली, बिजली बिल, वेतन भुगतान, जल प्रदाय व्यवस्था, नालंदा परिसर और 15वें वित्त आयोग के फंड के उपयोग पर विशेष फोकस किया गया है। वहीं इस दौरान मंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोक करके महिलाओं के अधिकारों का हनन किया है, जिसे माफ नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ महाअभियान जारी रखने और इसे पूरी तरह समाप्त करने की भी बात कही। देखिए, एक अभियान के तहत लक्ष्य तय करके 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का टारगेट तय किया। अभी भी यदि कोई छुपा होगा, बचा होगा, वह भी छोड़ा नहीं जाएगा। और जिस अभियान पर हम चल रहे हैं, देश में, बस्तर में शांति बहाली का, वहां पर विकास का, वो सिलसिला लगातार चलेगा। और जब तक बस्तर के लोगों के जीवन में खुशहाली, तरक्की नहीं आएगी, हमारी सरकार योजनाबद्ध तरीके से वहां की तरक्की के लिए काम करेगी। अब उन्हें हार का एक सोच लेना चाहिए। यही दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी की। आधी आबादी के अधिकार को छीनकर अपनी जीत बता रहे हैं, महिलाओं को धोखा देकर उसे अपनी जीत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, आधी आबादी के साथ अन्याय करके खुशियां मना रहे हैं। ये आधी आबादी का आक्रोश का सामना उन्हें करना पड़ेगा। और आधी आबादी के साथ जो उन्होंने अन्याय किया है, घोर पाप किया है, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को आने वाले समय। रायपुर के सर्किट हाउस में खाद्य पेट्रोलियम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मीडिया से कहा कि प्रदेश भर में ईंधन और खाद का प्रदेश भर में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी तरह की कमी नहीं है। जहां अधिकारियों ने बताया कि एलपीजी की मांग के अनुसार पूरी आपूर्ति की गई है और अफवाहों के चलते बड़ी बुकिंग अब सामान्य हो चुकी है। वहीं खरीफ 2026 के लिए भी उर्वरक का 56% भंडारण पूरा हो चुका है और किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद्य उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। तो खासतौर पर छत्तीसगढ़ स्टेट में सभी आयल कंपनीज ने मिलकर पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की उपलब्धता बड़ी सरलता से बनाई रखी है और जो भी डिमांड आई है उसको हम लोग पूरी तरीके से मीट कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमारा एक प्रयास था कि डोमेस्टिक जो एलपीजी है, यानी घरेलू एलपीजी को प्राथमिकता दी जाए और शासन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश पर। और अब खबर यूपी के नोएडा से। नोएडा ककराला कॉलोनी में कबाड़ गोदाम में भीषण आग की खबर मिल रही है, जहां आग लगने से गोदाम का बड़ा हिस्सा जल करके खाक हो गया है। वहीं सूचना मिलने के करीब 15 मिनट बाद बताया जा रहा है कि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग ने पूरी तरह से इस पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले चुकी थी। अभी तक पूरी तरह आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। वहीं दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। गोदाम का बड़ा हिस्सा जल करके खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पूरी सफलता मिल नहीं पाई है। कबाड़ का गोदाम था ये और इस वजह से यह आग पूरी तरह से और फैलता चला गया। आग से इलाके में अफरा तफरी की स्थिति हो गई। गोदाम का एक बड़ा हिस्सा जल करके राख बताया जा रहा है। लगभग 2 बजे फायर सर्विस यूनिट को सूचना प्राप्त हुई कि ककरेला फेज 2 थाने के अंतर्गत में आते हैं। यहाँ पे कूड़े कबाड़े के ढेर में आग लगी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पे हमने 6 गाड़ियाँ भेजी है। यहाँ आके देखा गया कि आग जो है काफ़ी दूर में फैली हुई है। प्लास्टिक की बोतलें हैं, इसलिए धुआं ज़्यादा उठ रहा था।
मौके पे पुलिस भी पहुंची है। यहाँ पे आके हमने आग को पूर्णतः बुझा दिया है। इसमें कोई भी जनहानि नहीं है और कोई भी फंसा हुआ नहीं है। और बढ़ेगा कि यूपी गाजीपुर में एक नाबालिग लड़की जो 16 अप्रैल की रात धर्मपुर गंगा नदी में मृत मिली थी, उसके मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जहां पोस्टमार्टम में डूबने से मौत की पुष्टि हो रही है, लेकिन 2 दिन बाद पिता की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। वहीं अब पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और इसी मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी एएसपी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही सैकड़ों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है और करंडा थानेदार को हटाने की मांग भी की है। साथ ही न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। गाजीपुर सदर विधानसभा थाना करंडा ग्राम कठरिया में निशा विश्वकर्मा का जिस दिन देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा था, उसी दिन रात को बेटी को लोगों ने ले जा करके उसे आत्महत्या करार देने का काम कर। वो लड़की की लाश गंगा तट पर मिली है। सारे तथ्यों को लेकर के हम लोग आज पहले जिलाधिकारी गाजीपुर से मिले हैं। देखिए, निशा विश्वकर्मा जिसके साथ रेप हुआ और उसके बाद जो है रेप करने के बाद उसको गंगा नदी में फेंक दिया गया। निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर मामला है और वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा उस पीड़ित परिवार की आवाज को दबाने का काम कर रहे थे। जब उनकी बात हम लोग तक आई, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जब आई, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ गए, जिलाध्यक्ष जी से लेकर। खबर यूपी बांदा से। बांदा में स्मार्ट मीटर पर रोक के बाद बिजली विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और लगातार कार्रवाई कर रहा है, जहां मुख्य अभियंता मनीष चोपड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विभाग उपभोक्ताओं की सहमति से काम कर रहा था और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि पोस्टपेड सेवा को प्रीपेड में बदला गया था, लेकिन अब शासन के आदेश का पालन करते हुए स्मार्ट मीटर का काम फिलहाल रोक दिया गया है। वहीं मुख्य अभियंता ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से परेशान न हो। बिजली विभाग उनके साथ है और नई गाइडलाइन के तहत आगे कार्रवाई की जा रही है। उसका जैसे ही वहाँ से पत्र आ गया तो वहाँ के द्वारा सारे निर्देशों का अनुपालन भी कर दिया जाएगा। बाकी उनको संज्ञान में लिया गया है जो निर्देश माननीय ऊर्जा मंत्री जी के थे कि कोई भी उनके जो 5 मैसेजेस जो आने हैं, जो बकायेदारों पे कि 30% रह जाएगा अगर किसी का प्रीपेड स्मार्ट मीटर में, उस पर एक SMS जाएगा, उन सब पे काम चल रहा है, वो इम्प्लीमेंट जल्दी हो जाएगा। प्लस ये था कि कोई भी स्मार्ट मीटर में अभी इधर कोई नया बांदा में जहां स्मार्ट मीटर को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर बता दें कि एक दूल्हा अपनी बारात लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंच गया। दूल्हे कुलदीप का कहना है कि आज उसकी बारात जानी है, लेकिन बिजली विभाग ने उसके घर की लाइट काट दी है। वहीं उसका कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिजली बिल दोगुना आने लगा है, जिसे भर पाना उनके लिए मुश्किल है। घर में शादी का माहौल और रिश्तेदारों की मौजूदगी के बीच बिजली कटने से परेशान दूल्हा इंसाफ की गुहार लेकर डीएम कार्यालय पहुंच गया। बारात लेकर जाने के बजाय डीएम कार्यालय दूल्हा पहुंच गया। इस दौरान जिलाधिकारी से मांग करने लगा कि उनके घर पर जो स्मार्ट मीटर का आतंक है उसको खत्म किया जाए। कुलदीप नाम है मेरा। क्या नाम है आपका? कुलदीप। क्या है मामला? कुछ नहीं, ये वाला स्मार्ट मीटर बंद किया जाए और वही पुराना वाला लागू किया जाए। आज कहाँ आए थे? कहाँ आए थे? डीएम ऑफिस। और बढ़ेगा कि यूपी के मेरठ से खबर है। मेरठ में स्मार्ट पेड मीटर के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है, जहां भीम आर्मी ने मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप करके इस नई व्यवस्था को गरीबों पर बोझ बताया है। वहीं ज्ञापन में कहा गया है कि प्रीपेड मीटर में रिचार्ज खत्म होते ही तुरंत बिजली काट दी जाती है, जिससे आम लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। खास करके गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बार बार रिचार्ज कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही मीटर रीडिंग में पारदर्शिता की कमी, तकनीकी खराबियां और ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क समस्याओं के चलते रिचार्ज में दिक्कतें जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं, जो अब गरीबों को आतंकित कर रही हैं, सशंकित कर रही हैं।
तो स्मार्ट मीटर व्यवस्था के खिलाफ जगह जगह उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस बाबत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि 45 दिनों तक, अगले 45 दिनों तक किसी के घर की बिजली नहीं काटी जाएगी। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। एक कमेटी बैठाई गई है और उस कमेटी में कहा गया है कि ये कमेटी जब तक रिपोर्ट नहीं सौंपेगी तब तक स्मार्ट मीटर का कार्य लगाने का वो नहीं होगा पूरे उत्तर प्रदेश में। इस दौरान आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ, कई जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। जगह जगह तकनीकी खराबियों से उपभोक्ता परेशान है। और यूपी के मिर्जापुर में रामलीला मैदान में अपना दल ने मंडलीय समता सम्मेलन का आयोजन किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। विधायक पल्लवी पटेल ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान 2027 के चुनावों को लेकर के चर्चा भी की गई है। इस दौरान पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो यूपी के मिर्जापुर में कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी दिखी। इस दौरान 2027 चुनाव को लेकर के पार्टी संगठन ने अपनी रणनीतियों को कार्यकर्ताओं से बताया और इस दौरान अपना दल ने अपनी रणनीतियों को साझा किया है। मंडलीय स्तर कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़े नेता अपना दल के मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 2027 चुनाव को लेकर के अपना दल कामेराबादी ने ये सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। रेगुलेशन 2026 जो इस देश में संसदीय समिति और सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशों के बाद बना, बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम था जो इस देश का जो वंचित, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज है, जो यूनिवर्सिटीज में और उच्च शिक्षा संस्थानों में कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से चाहे इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हो, चाहे फोर्स ड्रॉप आउट्स हो और चाहे फिर किसी प्रकार के प्रावधान हो, चाहे एनएफएस के माध्यम से उनको आगे प्रगति करने से जो रोक लगा दी जाती है, इन तमाम शोषणों के खिलाफ एक नियम था और बहुत ही सकारात्मक होता यदि इसको लागू कराया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सोच रही उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसका क्रियान्वयन करते। और बढ़ेंगे आगे अब खबर यूपी के संभल से ही। संभल में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकालने को लेकर के यहाँ पर विरोध किया गया है। दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। तस्वीर आपको दिखा दें। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने विरोध को शांत कराया है। पुलिस पर ग्राम प्रधान ने शोभा यात्रा की परमिशन देने के नाम पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। गांव की स्थिति को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तस्वीर आपको दिखा दें। जगह जगह सुरक्षा पुख्ता इंतजाम, पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने फिलहाल कानून व्यवस्था को संभाला है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल में किया गया है। पूरे गांव में इस वक्त पुलिस की मौजूदगी है। परशुराम जयंती शोभा यात्रा को लेकर के विवाद मामले में पुलिस की मौजूदगी है। हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस इस वक्त तैनात है। उत्तर प्रदेश के संभल में जो बिगड़े हालात थे उसको संभल पुलिस ने संभाल लिया है। गांव में भारी तनाव का माहौल दिखा, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनाती देखी जा रही है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए